तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 13 एमसीक्यूज या 13th एमसीक्यूज तक हमने इसको सॉल्व कर लिया था, जिसमें सवाल ये आया था कि आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को गलती से अक्रूड एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, मतलब जिसमें एक्सपेंस कम होना था 1000 से उल्टा आपने बढ़ा दिया। 1000 से कम होने के बजाय जिस पॉइंट से आपने नीचे आना था उस पॉइंट से आप ऊपर चले गए। अब इम्पैक्ट डबल अमाउंट का आना है। हमने कहा था आपकी इम्पैक्ट कितने से आएगा, 2000 से। 2000 से प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट हमारा कल की क्लास में यहाँ पर ऐड हुआ था। yes, 14 क्वेश्चन किया आप में से किसी ने? कितने कम लोग यस बोलने वाले हैं? उनको पता है क्लास में सर ने सॉल्व करना है ना, ऐसे ही ना? आप सबने तय किया है वैसे कल सर सॉल्व कर देंगे, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो आप ना करें, पेपर में तो सॉल्व करना ही है। अब बिजनेस पेज नहीं दिख रहा बेटा, किताब निकाल लो जरा मोबाइल फोन में, बेहतर रहता है कि पढ़ सको, वरना परेशानी रहोगे। लिखा हुआ दिखेगा नहीं, सिर्फ सुनाई देगा, तो दिखना भी चाहिए ताकि पढ़ सकें इसको। A business pays rent quarterly in arrears। यहां पे रुक जाना चाहिए। क्या मतलब? आवाज ही नहीं आ रही। एक बिजनेस रेंट पे करता है क्वार्टर का। क्वार्टर कितने वक्त को बोल? 4 महीने को। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्वार्टर कहते हैं साल के चौथाई हिस्से को। अगर साल में 12 महीने तो 12 महीने का 1/4 क्या होगा? क्वार्टर खुद चौथा हिस्सा होता है, लेकिन क्वार्टर का मतलब 4 महीने नहीं होता। साल का क्वार्टर 3 महीने के बराबर। तो मतलब ये हुआ कि आप 3 महीने का रेंट पे करते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद या 3 महीने के एंड पर, यानी रेंट की पेमेंट ड्यू होने के बाद, इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के बाद। ऐसा ही है ना? और वो क्वार्टर जो जिस क्वार्टर का पे करते हैं, मतलब आप अगर आप 1 जनवरी को कोई रेंट पे कर रहे हैं तो वो पिछले गुजरे हुए क्वार्टर, कौन सा नाम तो ले, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रेंट है यकीन। ये सब क्योंकि 1 जनवरी को अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर का पे कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोग? अच्छा, आप 1 अप्रैल को जो रेंट पे कर रहे हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च का पे कर रहे होंगे। आप 1 जुलाई को पे कर रहे हैं, अप्रैल में और जून का, और 1 अक्टूबर को पे कर रहे हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का, और 1 जनवरी को पे कर रहे होंगे आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। साइकिल चलता रहेगा। अब देखें, ये है मामला। द रेंट वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5 लाख पर ईयर टू रुपीज 1,80,000 पर ईयर। तो 1.5 लाख अगर पर ईयर रेंट है तो इसको डिवाइड बाय 12 करने से पर मंथ रेंट मिल जाएगा। आवाज ही नहीं आ रही, आपके जवाब ही नहीं मिल रहे यार। इसको डिवाइड बाय 12 करने से पर मंथ रेंट मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 करने से 3 मंथ्स का रेंट मिल जाएगा। आवाज नहीं आ रही। ऐसा है, कैलकुलेट कर ले, निकाल ले कितना, 3 महीने का 37,000, और इसी को डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करने से भी क्वार्टर का, अगर ये साल का रेंट है तो इसके कितने हिस्से कर दो, 4, तो चौथाई हिस्सा क्या कहलाएगा, क्वार्टर का रेंट कहलाएगा। तो इसको क्वार्टर का रेंट निकालने के 2 तरीके हो गए, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। पहले सालाना रेंट को मंथली रेंट में कन्वर्ट किया, फिर और 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। आवाज ही नहीं आ रही बेटा? या फिर डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 कर दिया। टोटल साल के रेंट के कितने हिस्से बना दिए, 4 हिस्से। तो एक क्वार्टर का रेंट क्या हुआ, इस सब करके देख लें बराए मेरे। अब वो रेंट बढ़ गया है, कब से इंक्रीमेंट हुआ है,
1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रेंट पे कब होगा? अगले साल 1 जनवरी। ठीक है जी। लेकिन देखिए एग्जामिनर ने क्या टेक्निकल आपको इधर परेशान किया। एग्जामिनर ने टेक्निकली आपको परेशान ऐसे किया है कि रेंट एक्सपेंस, what rent expense and accrual should be included in the company's financial statement for the year end। ना दिसंबर है ना जून है, बल्कि ईयर एंड किसको मान रहा है? जनवरी को। आप अपना अकाउंटिंग पीरियड कहाँ एंड कर रहे हैं? 31 जनवरी को। तो शुरू कहां से कर रहे हैं? 1 फरवरी से। तो अगर आप अपना ईयर एंड 31 जनवरी 2008 पे खत्म कर रहे हैं, तो स्टार्ट कहां से कर रहे होंगे? 1। तो अब आपको देखना है कि 1 फरवरी 2007 से लेकर 1 फरवरी 2007 से लेकर 31 जनवरी 2008 तक आप पर कितना टोटल रेंट ड्यू हुआ। आवाज नहीं आ रही। अब ये कैलकुलेशन आपको मजबूरन मंथली ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ईयर एंड जो है दिसंबर पे एंड नहीं हो रहा। अगर ईयर एंड दिसंबर पे एंड होता तो फिर 3 क्वार्टर का रेंट जो होता वो क्या होता? अनपेड होता। लेकिन आप सोचें आपका ईयर एंड कहाँ है? आवाज नहीं आ रही, कहाँ है? तो आपने 1 जनवरी को पिछले पूरे क्वार्टर का रेंट पे कर दिया होगा। तो 31 जनवरी पे आप पर सिर्फ कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ? ये बहुत कम लोग बोल रहे। आप रेंट का एग्रीमेंट समझिए जो लैंडलॉर्ड से आपने किया हुआ है, आप नहीं समझ रहे। उस एग्रीमेंट के हिसाब से आप मुझे बताइए कि आपने 1 जनवरी को अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का रेंट पे कर दिया होगा, तो वो तो वाजिबुल अदा नहीं होगा। तो अब जनवरी गुजरा है, तो जनवरी गुजरने पर आपके ऊपर कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ? फरवरी का तो ड्यू नहीं हुआ ना। तो इट मींस जनवरी के एंड पर जो अक्रूवल आएगा वो सिर्फ 1 महीने का है। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? समझ में आई बात यार? तो बेहतर ये है कि आप एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लें मंथली बेसिस पर। समझेगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं। आप पुराने रेंट को डिवाइड बाय 12 कीजिए, तो आपको पर मंथ रेंट मिल जाएगा। आवाज नहीं आ रही। पर मंथ रेंट मिल जाएगा। पर मंथ रेंट। अब रुक जाइए, ठहर जाइए। एग्रीमेंट रिवाइज होने तक, एग्रीमेंट रिवाइज होने तक हमारा रेंट चला पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से, भले वो पेड हो अनपेड। मैंने कहा एक्सपेंस निकालने के लिए देखना पड़ेगा कितना ड्यू हुआ, भले पेड हो या अनपेड हो। एक्सपेंस को आप निकालेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट। तो अगर आप इसकी सिंपल और शॉर्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आवाज नहीं आ रही, तो फिर आपको ईयर स्टार्ट से सोचना चाहिए। 1 फरवरी 2007 से लेकर 30 सितंबर 2007। क्यों सर यहां पर क्यों रुके सर? क्या ये ईयर एंड है? क्या सर ये ईयर एंड है? यहां तक रेंट चल रहा है पुराना वाला। बताओ पुराना वाला रेंट पर मंथ कितना है? और फरवरी से लेके सितंबर कितना वक्त बनता है? 8 महीने। तो इसका मतलब 1.5 लाख डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ रेंट कितना मिला? 12,500 को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दीजिए, तो 1 लाख रुपए रेंट आप पे ड्यू हुआ पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से। ये रेंट बनता है फरवरी से लेकर सितंबर तक का। 1 अक्टूबर से आपका रेंट एग्रीमेंट क्या हो चुका है? रिवाइज हो चुका है। 1 अक्टूबर 2007 से लेकर 31 जनवरी 2008 तक। आवाज नहीं आ रही। आपका नया रेंट एग्रीमेंट लागू होगा, उसके हिसाब से आपका पर मंथ रेंट कितना है? 15,000। कैसे सर? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर,
क्या आंसर आएगा? 60,000। इसका मतलब टोटल एक्सपेंस जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है बेटा, वो कितना जा रहा है? 1,60,000। और 1,60,000 पूरे पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है। आवाज नहीं आई तो दूसरी चीज को देखने की। लेकिन फिर भी मतलब अभी तो हम सीख रहे हैं ना, अभी तो हम टाइम एग्जाम वाला हम टाइम बचा नहीं रहे, तो सीखने के लिए बोल रहे हैं। तो इस साल एसओसीआई में रेंट एक्सपेंस गया फरवरी से लेकर 31 जनवरी, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड के टाइम फ्रेम में रहते हुए सोचना है। तो मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड में आप पर फरवरी से लेकर जनवरी तक का रेंट ड्यू हुआ, वही आपका एक्सपेंस है, भले पेड हो या अनपेड। क्या हो गया? अच्छा, आप सारी पेमेंट्स करने के बाद सोचे आखिरी पेमेंट कब हुई होगी? 1 जनवरी 2008 को। उसमें आपने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रेंट नए एग्रीमेंट के हिसाब से पे कर दिया होगा। तो फिर अब आपके ऊपर जो रेंट ड्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी का रेंट है, वो भी नए एग्रीमेंट के हिसाब से कितना? 15,000। तो लिखा हुआ आ गया कि आपकी एसओसीआई में रेंट एक्सपेंस जाएगा 1,60,000 और आपकी एसओएफपी में रेंट पेएबल कितना जाएगा? 15,000। आपका जवाब नहीं मिल रहा। आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्म। अगर मैं इसको एक अकाउंट की शक्ल में दिखा दूं, जवाब नहीं मिल रहा। अगर मैं इसको एक अकाउंट की शक्ल में दिखा दूं तो रेंट अकाउंट बोल दूं, वन अकाउंट अप्रोच। तो यहां लिख रहा हूं मैं 1 फरवरी 2007। 1 फरवरी 2007 पर भी मुझ पर रेंट पेएबल का कोई बैलेंस ड्यू है? यस और नो? अब देखें अपने हालात, देखें आप। जिस तरह इस साल अगर ये साइकिल चलता हुआ आ रहा है, तो जिस तरह इस साल के एंड पर 1 महीने का ड्यू है भाई, अगर ये एग्रीमेंट इस साल ही आया है या पिछले साल चलता हुआ आ रहा है? सर ये कैसे आप बोल रहे हैं भाई? एग्रीमेंट का जो रिवीजन है वो ये बता रहा है कि इसका कोई पिछला साल भी था। तो 1.5 लाख रुपए जो रेंट रहा है पिछले साल रहा है ना बेटा, और इस साल के बीच में आगे वो अगले साल के लिए क्या हुआ है? चेंज हो गया। इसका मतलब रेंट एग्रीमेंट हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पिछले साल से कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। तो अगर वो एग्रीमेंट अक्टूबर से शुरू होता है तो पिछले साल अक्टूबर 2006, आवाज नहीं है, नवंबर 2006 और दिसंबर 2006 का रेंट हमने कब पे किया होगा? जनवरी 2007। लेकिन फिर जनवरी 2007 के एंड पर हम पर 1 मंथ का रेंट क्या हुआ होगा? ड्यू हुआ होगा। वो कितना होगा? 12,500। वो हमारा कहलाएगा बैलेंस बीटी। आवाज नहीं है। फिर हमने इस साल, तवज्जो दरकार है, फिर हमने इस साल जनवरी का रेंट पे किया होगा, फरवरी का रेंट किया, मार्च का कब पे किया होगा? 1 अप्रैल को। फिर हमने अप्रैल, मई और जून का पे किया होगा 1 जुलाई को। फिर हमने जुलाई, अगस्त और सितंबर का पे किया होगा 1 और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पे किया होगा 1 जनवरी। तो हमने 9 महीने का रेंट इस साल में पे किया है पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से, और 3 महीने का रेंट हमने पे किया है नए एग्रीमेंट के हिसाब से। अब आपके ऊपर है, पेमेंट निकाल लें तो एक्सपेंस मिल जाए, एक्सपेंस निकाल लेंगे तो पेमेंट मिल जाएगी। अब मैं आपको दोनों तरीके से पूछ देता हूं। अभी हमने ऊपर क्या कैलकुलेट कर लिया? अब इस अकाउंट को फिल करने के लिए अपने दिमाग देखो, आप यहां से हमें बात दफा ये परेशानी होती है, सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस तरफ लिखूं, इधर लिखूं इधर लिखूं? तो सबसे आसान चीज पर लिख लें, रेंट की पेमेंट करते वक्त आपकी जेब से कैश या बैंक डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? कैश या बैंक क्रेडिट, ये वाला अकाउंट। देखो कितने कम लोग बोल रहे हैं कैश या बैंक क्रेडिट, ये वाला अकाउंट। यानी साल भर में ये अकाउंट डेबिट हुआ है। अच्छा, 4 तरीकों से डेबिट हुआ है, लेकिन मैं उसको 1 लाइन में लिख रहा हूं। टोटल कितने अमाउंट से डेबिट हुआ सर मुझे मालूम नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और साल के एंड पर 31 जनवरी 2008 पर, भाई याद रखिए डिसंबर ईयर एंड नहीं है, यहां पर मुझ पे रेंट 1 महीने का ही वाजिब अदा है। कितना? 15,000। तो अब अगर इस अकाउंट में 2 चीजें आ गई, बीडी भी आ गया, सीडी भी आ गया, पेमेंट पूरी करते हैं, एक्सपेंस मिल जाएगा।
एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होना है, डेबिट होना है। कौन से अकाउंट से, इस अकाउंट से, तो ये वाला अकाउंट क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो एक्सपेंस हम क्लोज कैसे करते हैं, हम बोलते हैं 31 जनवरी दिस बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर आप यहां पर 1,60,000 लिख दोगे बतौर एक्सपेंस जिसकी वर्किंग आप ऊपर कर चुके हो, तो आपको यहां पर बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे क्या मिल जाएगी, पेमेंट मिल जाएगी। चेक करें, आपका जवाब ही नहीं मिल रहा यार। 12,500 प्लस 1,60,000 माइनस 15,000। 1,00,000 क्या इसको प्रूफ करूं, आपकी ख्वाहिश हो। मैं तो चाह रहा हूं ये दिमाग चले, लेकिन ये दिमाग चलना नहीं चाह रहे अपना, कोई छुट्टियों पर गए मेरे ख्याल से। जिस दिन अभी आई कैप का अनाउंसमेंट होगा ना बेटा, एग्जाम फॉर्म आ गया, फिर आपको अफरा तफरी मच जाएगी। अभी आप बड़े सुकून और इत्मीनान में तो बोल रहे हैं, बस आंसर आ गया ना, आप आगे सोचने की जरूरत क्या। हम आंसर से आगे इसलिए जा रहे हैं कि हमें आगे भी ये बहुत सारी चीजें, ये हमारी वर्ग जो हमारा टी अकाउंट है ना ये वाला, कि FAR1 में सिर्फ एक ब्रैकेट बन जाएगा। इस वर्किंग को हम एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे टाइम बचाने के लिए, वरना तुम बाहर निकल के बोलोगे सर पेपर बड़ा लेंथी था सर, ये 3 घंटे में मुझसे जो ना एक अपने 4 या 5 घंटे का पेपर सॉल्व करवाया, मुझसे पेपर पूरा नहीं हो रहा सर। जब ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं ना, तो वो जो होता है मसला वो ये होता है कि वो ये इस अकाउंट्स की या इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस नहीं की होती, और फिर ये अकाउंट जब बना बना के बंदा आदी होता है, फिर उसको समझ में आता है कि मुझे असल में हो क्या रहा है। देखो अब कॉन्सेप्ट कितना सा है, पेमेंट है, सुनना अगर आप सुनना चाह रहे हो इस बात को, इस साल पेमेंट कितनी हुई है, यानी इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान पेमेंट कितनी हुई है, 1,57,000। लेट्स प्रूफ। सर वो पेमेंट हुई है 1 जनवरी को। सर वो 1 जनवरी 2007 को पेमेंट हुई है पिछले साल, नहीं सॉरी 1 जनवरी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान की पेमेंट की बात कर लेना। तो अकाउंटिंग पीरियड हमारा शुरू हो रहा है कब से, फरवरी से। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1 अप्रैल को पेमेंट हो रही। 1 अप्रैल को पेमेंट हो रही है जनवरी, फरवरी और मार्च के रेंट। वो रेंट कितना है, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 3। आवाज नहीं आ रही, 37,000। देखें बड़ी इसके अंदर अहम बातें हैं। बाज लोग या तो इसको मामूली समझते क्या करते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, और बाज लोग बोलते हैं यार इतनी ज्यादा कौन सोचे इतनी सारी बातें। अच्छा, अप्रैल में और जून का रेंट कब पे हुआ, 1 जुलाई को, वो भी इसी एग्रीमेंट के हिसाब से। कितना, अच्छा उसके बाद 1 अक्टूबर को जुलाई अगस्त और सितंबर का रेंट पे हुआ, वो भी इसी एग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि रेंट रिवाइज कब से हुआ है, 1 अक्टूबर से। तो मतलब जो 1 अक्टूबर को रेंट पे हो रहा है वो अक्टूबर का नहीं है, उन महीनों का जिसका अभी रेंट रिवाइज नहीं हुआ, तो वो भी 12,500 के हिसाब से पे हो रहा है। कितना, 37,500। हाँ, अब जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रेंट पे हो रहा है 1 जनवरी 2008 को, वो 15,000 बोले बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इन चारों का सम करके देख लें, ऊपर वाला आंसर आएगा। अभी भी आप लोग होश में नहीं, यकीन करें। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर आप इस अकाउंट में BDCT पुट करके पेमेंट पुट कर देंगे सही, या तो पेमेंट की सही कैलकुलेशन कर लें, एक्सपेंस मिल जाएगा, एक्सपेंस की सही कैलकुलेशन कर लें, पेमेंट मिल जाएगी। दो में से कोई काम ठीक करना। अब इस अकाउंट की खास बात करें, देखें ये हमने पे किया है, ये हमने रिकॉर्ड किया है। अब जरा दिमाग बनाइएगा, इस साल जो पेमेंट हुई है
1 फरवरी 2007 से लेकर 31 जनवरी 2008 के दरमियान, उसमें हमने यानी 1 अप्रैल के दौरान जो ये वाली पेमेंट है 37,500, क्या इसमें जनवरी का रेंट है? आवाज ही नहीं आ रही। क्या इसमें जनवरी का रेंट है? क्या इसमें फरवरी का रेंट है? क्या इसमें मार्च का रेंट है? तो सोचिए हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो फरवरी से शुरू हो रहा है, तो फरवरी और मार्च का रेंट हमारा एक्सपेंस बनना चाहिए। जनवरी तो पिछले अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर गया, तो उसकी पेमेंट करंट अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस बननी नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब पेपर में इसको वर्कआउट करते हैं तो हम इसको एक ब्रैकेट बना देते हैं, ब्रैकेट कि हम एसओसीआई बना रहे हैं। एसओसीआई में हमें लिखना है सर क्या, रेंट एक्सपेंस। जरा देखिएगा, अगर आप इस दर्जे पे पहुंच गए तो बहुत आला काम हो जाएगा, नहीं पहुंचे तो फिर आपकी चॉइस होगी। मैं बोलूंगा मैंने ड्यूरिंग द ईयर टोटल पेमेंट कितनी की, मेरा जवाब है 1,57,500। अब मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूं, क्या मैंने इस पेमेंट में पिछले साल का कोई अक्रूवल पे किया? यस सर। कितना? तो वो मेरा इस साल का एक्सपेंस बनना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मैं पिछले साल एक्सपेंस मान चुका हूं। मेरा अगला सवाल अपने आप से, क्या इस साल का कोई रेंट है जो मैंने अब तक पे ना किया हो? जवाब है सर इस साल के जनवरी का रेंट अब तक आपने पे नहीं किया। तो जैसे ही मैं इसको प्लस करूंगा तो जब ये ब्रैकेट सॉल्व होकर मेरी एसओसीआई में डायरेक्ट रेंट एक्सपेंस बन जाएगा। अब मेरी चॉइस है कि मैं अपने आप को इस टी अकाउंट से उठाकर पेपर के अंदर इन ब्रैकेट्स में लाना चाहता हूं या नहीं। एग्जामिनर के लिए ये भी काबिल कबूल है और एग्जामिनर के लिए ये भी काबिल कबूल है, दोनों के नंबर में एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। मतलब अगर एक लंबा क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, उसमें आपको एक 1 लाइन वर्किंग करनी है किसकी, रेंट एक्सपेंस की, तो वहां आपके पास टी अकाउंट बनाने का वक्त नहीं है, वहां तो बहुत सारा आइटम मौजूद है आपके। तो हमें अकाउंटिंग में अपने आप को किस लेवल पे लेके जाना है, हमें इसका जरा अंदाजा लगाना होगा। तो जो पेमेंट हुई है, क्या उसमें पिछले साल, इस साल जो पेमेंट हुई है उसमें पिछले साल का रेंट पे हुआ था? जनवरी का जो रेंट है जो इस साल पे हुआ है, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड हमारा शुरू कहां से हो रहा है, फरवरी से। तो फरवरी मार्च का रेंट तो बिलोंग करता है करंट अकाउंटिंग पीरियड से, जनवरी का तो इस पेमेंट में से क्या करवा दिया, उसको माइनस कर दिया। और जब हम पहुंचे तो मतलब इस साल में हमने रेंट पे किया 12 महीने का, यस और नो, लेकिन उस 12 महीने में एक महीना पिछले अकाउंटिंग पीरियड का था। तो इस साल में, इस साल के लिए कितना रेंट पे हुआ, 11 महीने का। तो इसका मतलब इस साल में, इस साल के एक महीने का रेंट अनपेड है, उसको एक्सपेंस मानना है। कैसे एक्सपेंस, डेबिट करके लायबिलिटी क्रेडिट। 1,60,000 हमारा क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। और एक मंथ की लायबिलिटी हमारी कहां पहुंच गई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है भाई, दिमाग को इस दर्जे पे लाना है। पेपर खाली सॉल्व, ये कुछ नहीं है, हो जाएगा पेपर तो सॉल्व, लेकिन ये असल मेहनत आईए की, असल मेहनत आईए के लिए नहीं, पूरे सीए के लिए। मैं आपको बता दूं, आपको मैं अगर बयान करूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चेक कर लेते हैं, उनका फोकस पेपर पास करना होता है, ठीक है अच्छी बात, लेकिन यकीन करें मेरे पास कितनी दफा ऐसा हो चुका है कि सीए फाइनल्स के बच्चे जब उनको आई कैप के सजेस्टेड आंसर शॉर्टकट वाले समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे फोन करके पूछते हैं सर ये इसने क्या किया है ब्रैकेट के अंदर। मैं बोलता हूँ बेटा एक काम करो, जरा टी अकाउंट बनाना, इसको बीडी रखो, इसको सीडी रखो, अब देखो इफेक्ट क्या आता है। अरे सर ये था क्या, अच्छा। मैंने कहा वो जो टाइम हमने गुजारा है उस टाइम में अगर तुम क्या करते बेटा, ये वाला काम कर लेते तो आज तुम्हें आई कैप की सारी वर्किंग्स भी क्या होती समझ में। फिर बच्चा कहता है आई कैप का सोल्यूशन मुझे समझ नहीं आता। क्यों नहीं आते भाई, इसलिए कि मैं तो आदी हूँ लंबी लंबी वर्किंग करने की, ठीक है जी। तो ये जो क्या कहते हैं फिल वक्त तो ठीक है, आप भी बिगनर हैं, आपको इस तरह करना है, लेकिन आपको अपना दर्जा इससे आगे की तरफ लेके जाना। तो ये मैंने सिर्फ लिखा है, ये रेंट एक्सपेंस मैं कहाँ लिख रहा हूँ, एसओसीएल, और उधर मुझे दिखाना है एक्सपेंस कितना, 1,60,000। पेमेंट में से लास्ट ईयर का अक्रूवल लेस करवाया, इस साल का अक्रूवल ऐड करवाया, एक्सपेंस मिल गया। अच्छा एक्सपेंस में इस साल का अक्रूवल ऐड करवाया,
सॉरी इस लास्ट ईयर का अक्रूवल क्या करवाया, ऐड करवाया, इस साल का अक्रूवल लेस करवाया, पेमेंट मिल जाएगी। एक्सपेंस से पेमेंट, पेमेंट से एक्सपेंस, दोनों निकाले जा सकते हैं। मतलब इस साल क्या पे हुआ, इस साल टोटल एक्सपेंस कितना बना, 1,60,000, 1,60 में वो क्या है जो पे नहीं हुआ, 15,000 लेस करवा दिया। और वो कौन सा है जो पे तो हुआ है लेकिन इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो ऐड करवा दिया। तकलीफ हो रही है, मुझे पता है आपके दिमागों को तकलीफ, थोड़ा सा परेशानी हो रही है, साथ साथ तो आप हाँ हाँ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तकलीफ दी बातें थोड़ी सी जी। एक बार फिर बोल दो, फिर तकलीफ हो जाएगी। इस साल पेमेंट की कितनी, तो इस साल पेमेंट की 1,60,000 पेमेंट की, देखा। तो पेमेंट का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है जो इस साल पेमेंट हुई वही हमारा क्या हो, एक्सपेंस हो। नहीं सुन रहे, देखो नहीं, देखो देखो देख लो हालत देख लो बेटा, जितनी मेहनत तुम बालों पे करते हो थोड़ी उससे कम मेहनत भी कर लो ना, फायदा हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट इस साल कितनी है, तो जो जरूरी नहीं है जो देखो अगर जो पेमेंट है जरूरी नहीं है पूरा पूरा क्या एक्सपेंस हो सकता है इस साल जो पेमेंट हुई उसमें पिछले साल का कोई अक्रूवल पे हुआ, हमने क्या कर दिया, हमने इस साल की पेमेंट में से पिछले साल का अक्रूवल माइनस कर दिया। हमने कहा वो हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है क्योंकि उसको हम पिछले साल ही एक्सपेंस मान चुके थे। और अब सोचना है कि इस साल की पेमेंट कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो पेमेंट हुई थी 12 महीने की जिसमें एक पेमेंट थी पिछले साल की, तो इस साल में इस साल के लिए कितनी पेमेंट हुई, 11 महीने की। तो इस साल की 1 महीने की पेमेंट क्या है, शॉर्ट है, अनपेड है, अक्रूड है, तो उसको एक्सपेंस में प्लस करवा दिया, मतलब एक्सपेंस डेबिट करके लायबिलिटी क्रेडिट करवा दी, एक्सपेंस मिल गया। लेकिन अगला मैंने चीज बोली, क्या बोला, एक्सपेंस से क्या निकालना, पेमेंट निकालना। तो हमने कहा 1,60,000 हमारा क्या है, एक्सपेंस है, पक्का। तो जब हमने 1,60,000 हमने एक्सपेंस का, हमने तो एक्सपेंस में हो सकता है कुछ अक्रूवल भी शामिल हो जो अनपेड हो, तो जो पे नहीं हुआ वो तो पेमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए ना। सबसे पहले हमने 1,60 में से अपना इस साल का अक्रूवल क्या करवाया, माइनस करवाया कि ये अब तक पे नहीं हुआ, तो फिर कितना पे हुआ, 1,45,000। हमने कहा ये तो पे हुआ है लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कुछ पे हुआ हो जो एक्सपेंस ना बना, वो कौन सी पेमेंट है जो पे हुई है लेकिन एक्सपेंस नहीं बनी, वो है पिछले साल का अक्रूवल, वो क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, पेमेंट मिल गई। तो एक्सपेंस टू पेमेंट, पेमेंट टू एक्सपेंस निकाल सकते हैं अगर अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करें इस चीज के लिए। बहरहाल हाँ भाई, आवाज ही नहीं आ रही, लिखने की आप में से किसी ने भी ये सब चीजें लिखने की जहमत नहीं की, समझते रहे बेटा, आप बोलते हैं ये, आप यकीन करें आप में से लिखने वाले बहुत कम लोग तो ये सब कुछ लिखे, ये भी लिखे सर ने क्या निकाला, ये टी अकाउंट भी लिखे सर ने क्या बनाया है। जी जी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। एसोसिएट, अगर कहीं पे एसोसिएट बनाने की जरूरत पड़ जाए, उसकी पेमेंट दी हो, पेमेंट से क्या निकालना, एक्सपेंस निकालना, तो बजाय टी अकाउंट खोलने के ऐसे एसोसिएट में इसका ब्रैकेट, वर्किंग का ब्रैकेट ओपन करके वही वर्किंग दिखा दी ऑन द फेस और आंसर लिख दिया। करेंगे, फिक्र नहीं करो, बहुत कुछ FAR 1 में भी आएगा, वही है ना। तो अब थोड़ा CMA का तो दर्जा थोड़ा आगे है बेटा, CMA के अंदर आपको इस तरह की शॉर्ट वर्किंग्स और फ्रैक्शन गेम खेलने, मार्कअप और मार्जिन वाला। CMA तो QMT का थोड़ा अगला दर्जा है जी।
हो गया बेटा? हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है बेटा। अब आगे अब यही बात घुमा के एडवांस में लेकर आ गया बेटा। यही बात घुमा के एडवांस में लेकर आ गया। हेलेक्स कॉर्पोरेशन हैज सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस। ये सबलेट बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, टैक्स में भी काम आए। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेंट पे लेके रेंट पे दे दी। आप एक प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले ले, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी जरूरत से ज्यादा है तो आप उसको आगे आप किराए पे दे दे। ऐसी बात है। फजूल किराया देने से बेहतर है कि आप जो पोर्शन आपके इस्तेमाल में नहीं हो आप किराए पे। सबलेटिंग का मतलब क्या है? रेंट पे लेकर रेंट पे देना। सामने वाला बेवकूफ है, सामने वाला बेवकूफ है। नहीं बन, ऐसे नहीं होता। सुनो, ऐसे नहीं होता। आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट है जिसके तहत लैंडलॉर्ड बाउंड है कि वो आपको 1 साल 2 साल तक निकाल नहीं सकता, और दरमियान में आप प्रॉपर्टी के जो रेंट है वो काफी बढ़ चुके हैं। तो अब आप इस चीज का बतौर टेनेंट बेनिफिट ले सकते हो कि आप वो प्रॉपर्टी सबलेट कर सकते हो, अगर आपका ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट ऐसा करने से आपको रिस्ट्रिक्ट ना करते। फिर ये कानूनी पॉइंट हो जाएंगे सारे के सारे। तो हेलेक्स कॉर्पोरेशन हैज सबलेट, इसकी मिसाल दूं मैं आपको सबलेटिंग। बुलेवर्ड मॉल, बुलेवर्ड मॉल देखा होगा आप। लोग कोई और नाम लेते लेकिन तो बहरहाल, तो ये जो मॉल है, इस मॉल का मामला ये है कि अगर आप वहां पर किसी शॉप के ओनर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको असल किराया नहीं मिलेगा जो वहां पर शॉप जो दी हुई है किसी भी आपने ब्रांड को, रेंट पर खादी को दी हुई है, गुल अहमद वगैरह इनको दिया हुआ आपने रेंट पर, तो जो गुल अहमद या खादी किराया दे रहा है ना, वो किराया आपको ओरिजिनल रिसीव नहीं होगा। मसला ये है कि इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया वहां पर कि पहले वो शॉप जो आप रेंट पे दे रहे हो ना, वो आप दे रहे हो एक मैनेजमेंट को जो उस मॉल को चला रही है। आपने रेंट पे दी है उस मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने आके रेंट पे दिया ब्रांड को, तो ब्रांड मैनेजमेंट को रेंट दे रहा है और मैनेजमेंट खर्चे निकाल कर या जो भी आपसे एग्रीमेंट है उसके हिसाब से वो क्या कर रही है रेंट। तो आपको असल रेंट नहीं मिलेगा वहां प्रॉपर्टी। और उस मॉल में तो एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि वहां अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी वाली दुकान आपकी। आप बोलोगे हाँ मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टी तो है, लेकिन पता नहीं है कौन सी वाली दुकान मेरी है। मैं मालिक तो हूँ, पता नहीं मैं कौन सी वाली दुकान का मालिक। अब ये सारी बातें कानूनी बातें, अब सारी बातें अब मैं एक साथ कैसे बयान करूँ बता। तो वक्त समझाएगा आपको हर चीज। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, मेरे ख्याल से सबलेट खामोखा में पता नहीं हमें कहां से कहां पहुंचा दिया उसे। Helix Corporation has sublet part of its office and in the year ended 30 November 2008 the rent receivable was until 30th June 2008 9,000 पर ईयर। ये क्या बता रहा? रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? ये रिसीवेबल से मुराद वो अक्रूड नहीं बता रहा, मतलब साल भर में जितना रेंट ड्यू होता है वो बता रहा। तो जो 30 जून तक कितना ड्यू होता है? 9,000 रुपए। तो एग्रीमेंट शुरू कब से हो रहा है? 1 जुलाई 2007 से। तो 1 जुलाई 2007 से लेकर 30 जून 2008 तक 9,000 रुपए पर ईयर रेंट ड्यू होता है। तो अब 30 जून तक जितना हिस्सा आपके अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता हो उतने मंथ्स का रेंट आप इसमें से निकाल लो।
आवाज ही नहीं आ रही बेटा। फ्रॉम 1 जुलाई टू 2008 से लेकर कहां तक 30 जून 2009 तक कितना रेंट ड्यू होगा? 12,000 रुपए पर ईयर। रेंट में इजाफा हुआ है, रेंट में इजाफा हुआ है। आप बताइए कितना परसेंट? ये हमारी मैथमेटिक्स के हालात अभी खुल खुल के सामने आ जाए। रेंट में इजाफा हुआ है, बताइए कितना परसेंट? रेंट में इजाफा हुआ है, बताइए कितना परसेंट? देख ले हमारी मैथमेटिक्स का दर्जा क्या है, जरा देखिएगा, अपने हालात देखिएगा। रेंट में इजाफा हुआ है कितना परसेंट? रेंट में इजाफा हुआ है कितना परसेंट? रेंट में इजाफा हुआ है कितना परसेंट? अगर कोई 25% बोल रहा है ना, यकीन करें कॉन्सेप्ट ठीक कर जाता है। और जो कुछ नहीं बोल रहा वो तो सोच ले, उसके हालात तो नाकाबिले बयान है। 9,000 बढ़कर कितना हुआ है? 12,000। तो रेंट में इजाफा कितने का हुआ? 3,000 का। दिस इज कॉल्ड चेंज, और चेंज इज ऑलवेज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू बिफोर चेंज। 3,000 के चेंज को 3,000 के चेंज को 9 से डिवाइड करेंगे या 12 से डिवाइड करेंगे? 9 से। 9 उसके लिए क्या है? बेस वैल्यू है। तो 9 100%, उसमें उसी का 1/3 क्या हो गया? ऐड हो गया। तो 100 के ऊपर इजाफा कितना हुआ? 1/3। 100 का 33.33%। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। द चेंज इज व्हाट? 33.33%। ये बातें अगर नहीं आएंगे तो उधर बड़ा मसला होगा, उधर सीएमए के अंदर। समझे बात? ये बड़ा मसला हो जाएगा। अब यही बात मतलब बोलना चाह रहा हूं कि अगर एग्जामिनर ये वाली बात नहीं लिखता आखिरी लाइन, और नीचे क्या लिख देता कि ये रेंट जो है वो 33.33% का इजाफा करने के बाद है, तो आप क्या करते? 9,000 को 1.33 से मल्टीप्लाई करते तो आपको 12,000 मिल जाता। अच्छा, एग्जामिनर ये भी नहीं करता, वो तो और कमाल करता है। वो तो आपसे और आपके दिमाग से खेलता है। वो तो बोलता है कि आपका 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2009 का रेंट 12,000 है, जो कि 33.33% का इजाफा करने के बाद है। तो अब आप सोचे 12 से आप 9 पे कैसे जाते? तो आप 12 को फिर 100 नहीं मानते, आप 12 का 33% नहीं निकालते, आप 12 को बोलते 133%, डिवाइड बाय 133 करते, मल्टीप्लाई बाय 100 करते, 9 मिल जाता। ये बातें बड़ी अहम है बेटा, अगर इन बातों पे गौर नहीं करेंगे मसला होगा। चलें 12। रेंट वॉज रिसीव क्वार्टरली इन एडवांस। रेंट आपको मिल जाता है एडवांस में। 1 जनवरी को रेंट मिल गया, जनवरी फरवरी और मार्च। जनवरी को मिल रहा है एडवांस में, जनवरी फरवरी और मार्च का। 1 अप्रैल को मिल रहा है अप्रैल में और जून का। 1 जुलाई को मिल रहा है जुलाई अगस्त और सितंबर का। और अक्टूबर को मिल रहा है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का। व्हाट अमाउंट? अब जरा दिमाग चलाइए, बताइए रेंट एग्रीमेंट पीरियड चल रहा है जुलाई से लेकर जून तक, लेकिन मसला है अकाउंटिंग पीरियड ये नहीं है। व्हाट अमाउंट शुड अपीयर इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर? तो अगर आपका ईयर एंड 30 नवंबर 2008 है, तो आपका ईयर स्टार्ट क्या हुआ? 1 दिसंबर 2007। तो दिसंबर 2007 से लेकर 30 जून 2008 का जो रेंट है वो इस एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा। आपको मैंने कहा एक्सपेंस निकलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट। तो हमने क्या लिखा? हमने एक छोटी सी वर्किंग लिखी। हमने लिखा सर 1 दिसंबर 2007 से लेकर 30 जून, आवाज ही नहीं है बेटा, 2008, यहां तक का जो हमारा रेंट है जो हम पर ड्यू हुआ है, भले हमने पे किया हो, वो पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू होगा। पुराने एग्रीमेंट का पर ईयर रेंट कितना है सर? 9,000। सर दिसंबर से लेके जून तक कितने महीने बनते हैं? 7 महीने। 7 डिवाइडेड बाय 12, 5,250। आवाज ही नहीं बटी। और सर फिर 1 जुलाई से लेकर ईयर एंड तक 30 नवंबर 2008 तक
जो रेंट ड्यू होगा वो नए एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। सर वो कितना है, सर वो कितना है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 5,000। तो सर टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर इज व्हाट सर? सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, तो आगे कुछ सोचने की जरूरत ही पेपर में, यहां तो सोचने की जरूरत। अब बताओ कि एसओएफपी में प्रीपेड सॉरी अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट कितना जाएगा? एसओएफपी में भाई हम रेंट रिसीव कर रहे हैं ना, पक्का, वो भी एडवांस में, तो फिर वो एडवांस रेंट पे करने वाले के लिए तो प्रीपेड है, रिसीव करने वाले के लिए अनअर्न्ड है। यस और अब हिसाब लगाइए, हिसाब लगाइए, एक हिसाब लगाइए। आपने आखिरी रेंट जो पे किया होगा वो अक्टूबर के महीने में पे किया होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आवाज नहीं, तो जिसमें से अक्टूबर और नवंबर एक्सपायर्ड है और 1 महीने का रेंट आपकी जेब में एडवांस में पड़ा हुआ है, वो एडवांस रेंट आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऑप्शन में गलत ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है, लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें एक चीज मिल गई है। आई कैप ने ऐसी बहुत सारी गलतियां क्यूएमटी के अंदर भी एग्जाम लेवल में की हुई, हम जानते हैं इन बातों को, लेकिन फिर भी हम वहां पर ऑप्शन तक पहुंच जाया करते थे किसी न किसी हिंट की बिना पर, कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। हिसाब लगाइए बेटा, जवाब दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आपने ईयर एंड कहां किया? यार आवाज ही नहीं आ रही। आपने ईयर एंड किया नवंबर 30, 2008 को, तो आपने आखिरी बार रेंट कहां रिसीव किया होगा? 1 अक्टूबर को, और अक्टूबर में रेंट रिसीव किया होगा अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। तो अक्टूबर और नवंबर एक्सपायर्ड, दिसंबर अनएक्सपायर्ड। तो अब पर मंथ रेंट आखिरी वाला कितना है? 12,000। 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करें तो आखिरी क्वार्टर का रेंट कितना बनता है? 3,000। 3,000 में से 2,000 एक्सपायर होकर इनकम बन चुके हैं। आवाज ही नहीं आ रही। और 1 महीने का रेंट अभी एक्सपायर नहीं हुआ, वो एसओएफपी में जाएगा। कहां पर? एसेट साइड पे नहीं, लायबिलिटी साइड पे। ये गलती है। इट इज नॉट रिसीवेबल, इट इज व्हाट? अनअर्न्ड इनकम। ठीक है जी। हाँ, जिसने पे करना है उसके लिए क्या होगा? पे, उसके लिए क्या होगा? एसेट होगा, प्रीपेड होगा, उसके लिए रिसीवेबल वाली साइड पे जाएगा। ठीक है जी। सन्ड्रा मतलब अदर, जैसे अकाउंट रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल में क्या आते हैं? अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। ठीक है, तो सन्ड्रा रिसीवेबल का मतलब क्या है? अदर रिसीवेबल। ठीक है, पक्का? देख ले भाई, दिमाग चल रहा है? दिमाग तो बंद पड़ा है सर। वर्किंग समझ में आ गई? नहीं सर। अगर आप इसका टी अकाउंट बना के मुझे दिखा दें तो फिर मैं मानूंगा आपको मेरी सारी बातें समझ में आई, लेकिन अगर आपने इसका टी अकाउंट नहीं बना के दिखाया तो मैं नहीं मानूंगा आपको मेरी बात समझ में आई। वन अकाउंट अप्रोच बेहतरीन अप्रोच है, फिर उससे बड़ी अप्रोच ब्रैकेट अप्रोच है। सिर्फ 2 सवालात में आप ये क्लास क्या कर रहे हैं, कितनी कमाल बात है यार। आप लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आता। कौन सा अकाउंट है भाई? रेंट अकाउंट। किस हैसियत से? रिसीव करने की हैसियत से, पे करने की हैसियत से। लेकिन क्योंकि ये एडवांस है रिसीव, तो इसके अंदर भी बैलेंस बीडी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि लायबिलिटी होगा साल। तो जिस तरह
इस सोचने वाली बात, जिस तरह अगर एक साइकिल चल रहा है, जिस तरह इस साल के एंड पर 1 महीने का रेंट अनअर्न्ड है, बिल्कुल वैसे ही पिछले साल के एंड पर भी 1 महीने का रेंट ही अनअर्न्ड होना चाहिए। तो बैलेंस बीडी बनाते हैं उसको, सीडी भी मिल गया आपको, इनकम पुट कर दें, रिसिप्ट मिल जाएगी, आवाज ही नहीं आ रही, रिसिप्ट पुट कर दें, इनकम मिल जाएगी। बोलेंगे तो मैं रिसिप्ट भी वेरीफाई करवा दूंगा। जब तक आपकी देखें, आप चीज से जान छुड़ाएंगे कि हाँ भाई आंसर आ गया, आप अपने आप को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे इसके ऊपर कि मैं सोचूं ये रिसिप्ट वाकई वेरीफाई हो भी रही है या नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब फिर बेकार है। आप सिर्फ आंसर तक फोकस करना चाहते हैं। तो मुझे भी खाली ये एक वर्किंग करके बोलना चाहिए हाँ भाई मिल गया इनकम, आगे तो ऑप्शन दूसरा है ही नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। बन गया ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारा ईयर स्टार्ट क्या है, 1 दिसंबर 2007 को इस अकाउंट में आना है हमारा बैलेंस बीडी। ठीक है, हमें नहीं मालूम कितना है, फर्ज करना। अच्छा, अब सबसे आसान चीज कर लेनी चाहिए, वो क्या है, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो पैसे आने से कैश या बैंक डेबिट होगा क्रेडिट होगा? कैश या बैंक डेबिट। तो ये वाला अकाउंट बस ये क्लियर कर लें आप, साल भर में जितने पैसा है उससे कैश या बैंक डेबिट हो गया और ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो गया। फिर आया इस साल का बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कहां पर आ रहा है भाई, ये कौन सी तारीख को आ रहा है? 30 जून। माशाल्लाह, 30 जून तो रेंट एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, वहां से फिर नया एग्रीमेंट। हमारा ईयर एंड तो क्या है, 30 नवंबर। अब ये रेंट अकाउंट हमारे लिए प्रॉफिट लॉस में इनकम जनरेट करेगा या एक्सपेंस जनरेट करेगा? तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो एंट्री बनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये वाला अकाउंट डेबिट। तो ये इम्पैक्ट गया ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कभी भी कहीं आपको रट्टा भूल जाए मैं इसकी, ये प्रॉफिट लॉस यहाँ या इधर या उधर कहाँ जाएगा, तो आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे आसान जवाब हमेशा इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस का आमतौर पे बैंक के, जहां बैंक का रेफरेंस है उसके अपोजिट साइड पे आ रहा होगा, लेकिन ये रट्टा है। वैसे आपको सोचना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस अकाउंट में आप सही बैलेंस बीडी पुट कर दें, आवाज नहीं आ रही, सही बैलेंस सीडी पुट कर दें, तो पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट कितना था, 9000 सर, आवाज नहीं आ रही। तो इस तरह 9000 में से भी सर 1 महीने का रेंट 1/12 क्या होगा हमारे लिए, अनअर्न्ड होगा। बोलो कितना, 750। इस तरह इस साल के एंड पर 12000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 12,000 पूरे साल का रेंट है, 12,000 पूरे साल का रेंट है। और ये एग्रीमेंट कहां से लागू हो रहा है, 1 जुलाई से। जुलाई से लेकर, तो जुलाई पेड होगा, जून भी पेड होगा, सॉरी जुलाई पेड होगा, और क्या कहते हैं अगस्त पेड होगा, सितंबर पेड होगा 1 जुलाई को। फिर 1 अक्टूबर को, अक्टूबर पेड, नवंबर पेड, दिसंबर पेड। तो दिसंबर पेड तो है लेकिन
अर्न नहीं हुआ, तो वो 1 महीने का बैलेंस जो है वो यहाँ पर अनअर्न है। कितने? 1000 से। यस और बोले? जवाब नहीं मिला बेटा। तो अब अगर प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट निकाल चुके हैं आप, कितना? 10,250, तो वो इम्पैक्ट यहाँ से भेज दें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आवाज नहीं है बेटा। तो यहाँ से आप निकाल लें आपको कितना कैश रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर। 10,250 प्लस 1000 माइनस 750, 10,500। लेट्स प्रूफ कर ले। ये साल स्टार्ट होता है, देखें हम देखें अगर आप ये जो टाइम पीरियड ना इस टाइम फ्रेम में आप चलते रहे तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ये साल शुरू होता है कब से? दोहराइए। जब ये साल शुरू होगा तो साल के इस मंथ का रेंट तो ऑलरेडी पेड हो चुका होगा, आपने रिसीव कर लिया होगा। तो फिर अगला रेंट आप कब से रिसीव कर रहे हैं? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च बोले 2008, इन 3 महीनों का रेंट आपने रिसीव कर लिया 1 जनवरी को पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से। वो कितना सर? 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 2250। फिर सर 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून सर, यहां तक का भी आपने रेंट रिसीव कर लिया पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से। $2250। लेकिन अब जब आप 1 जुलाई को रेंट वसूल कर रहे होगे, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का, वो आप वसूल कर रहे होगे नए एग्रीमेंट के हिसाब से। कितना बेटा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, कितना बेटा? 3,000। आवाज ही नहीं आ रही। फिर आप 1 अक्टूबर को रेंट वसूल करोगे, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। ये दिसंबर जो है वो रिसिट के लिहाज से आ रहा है। दिसंबर का रेंट मिल गया लेकिन दिसंबर से अकाउंट में फॉल नहीं करता। वो कितना है? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। इन चारों पेमेंट्स का आप सम करके देखिए। 3 और 3 कितने होते हैं बेटा? 6। 6 और 2 कितने होते हैं? 6 और 2 8, और 1 और 2 10, और 250 और 250 तो कितना हो जाएगा? ये आ गया 10,500। मैं क्या बोल रहा हूँ? बीडी सही पुट करें, सीडी पुट करें, इनकम रखें, रिसिट मिल जाएगी। बीडी पुट करें, सीडी पुट करें, रिसिट पुट करें, इनकम मिल जाएगी। अब वही एसओसीआई वाली अप्रोच। एसओसीआई मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपने रेंट इनकम दिखानी है जीपी के। आवाज ही नहीं है बेटा। तो हम बोलेंगे, हम अपने आप सवाल करेंगे, बताओ हमने इस साल कितना रेंट रिसीव किया? 10,500। अब मसला है कि ये एडवांस मिला है ना, अप्रूवल थोड़ी है, तो सोचने का अंदाज थोड़ा बदल जाएगा। इस 10,500 में कितना अगले साल का रिसीव? 1,000। क्या करवा दिया? माइनस। जो अगले साल का रिसीव किया वो इस साल की इनकम नहीं बनना चाहिए। पहले हम पिछले साल वाला माइनस करवा रहे थे, इस साल एडवांस है तो क्या करवा रहे हैं? अगले साल वाला। सोचे ना इस बात को। और कितना रेंट है जो इस साल का था लेकिन पिछले साल रिसीव हो गया, जिसको एक्सपायर करके इनकम बना देना चाहिए? 750। क्या करवा दिया? 750 को प्लस करवा दिया। तो जैसे हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, हमारी एसओसीआई में क्या आ गई? रेंट इनकम कितनी? 10,250, जिसको हम इस अकाउंट से बोल रहे हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोचिए, देख लें। ठीक है जी। तो बेटा अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करें, मैं बोल रहा हूं अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट किए बगैर ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं एंड कर रहा हूं यहाँ पे क्लास को।